हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेन सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सीआईबी के एवीएम को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 3 मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन को। तो दोस्तों, यह यूनिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जैसा कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो मेरी ये कोशिश है कि जो इम्पॉर्टेंट यूनिट हैं और जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एटलीस्ट उस यूनिट को कवर कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे है व्हाट इज़ मनी, मतलब मनी क्या है। तो इसका डिफिनीशन है दोस्तों कि मनी इज़ एनीथिंग, वह कुछ भी जो परफॉर्म द फॉलोइंग, जो ये जो नीचे लिखे गए हैं ये सारे कार्य कर लेते हैं, उन्हें मनी कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मनी इज़ एनीथिंग विच परफॉर्म द फॉलोइंग्स क्या है। पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब ऐसा चीज़ जो किसी चीज़ के बदले दिया जा सकते। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू डिफाइंड हो, हाँ भाई इतने चीज़ का ये होता है। तीसरा है दोस्तों, स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, मतलब कि जो भी चीज़ रखी जाए उसका टाइम बीत जाने के बाद भी वैल्यू हो। ठीक है दोस्तों। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, और अगर मान लीजिए कि वो चीज़ या वो वस्तु कुछ दिन के बाद अगर दिया जाए तो भी उसकी वैल्यू उतनी ही रहे। तो दोस्तों, अगर ये चारों कार्य जो भी परफॉर्म करेगा उसको हम मनी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मनी इज़ एनीथिंग विच परफॉर्म फॉलोइंग थिंग। कौन सा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, और स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। ठीक है दोस्तों, तब हम लोग आगे देखते हैं मनी सप्लाई क्या है। मनी सप्लाई refers to the stock of money available in the economy at a given point of time। मनी सप्लाई क्या होती है दोस्तों कि आपके इकोनॉमी में किसी भी टाइम एट ए गिवन टाइम कितना मनी का स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, मतलब कितना मनी जो है आपके इकोनॉमी में है उसी को मनी सप्लाई कहते हैं। तो मनी सप्लाई रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, मनी सप्लाई डाटा आर पब्लिश्ड बाय आरबीआई ऑन ए फोर्टनाइटली बेसिस। जो मनी की सप्लाई का डाटा है दोस्तों कि अभी कितना मनी जो है अपने इकोनॉमी में है, इसका डाटा आरबीआई पब्लिश करता है फोर्टनाइटली बेसिस में। ठीक है दोस्तों, मनी सप्लाई ऑफर्स द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। जो मनी की सप्लाई है दोस्तों, ये जो है अफेक्ट करता है किसको? जीडीपी ग्रोथ को। जीडीपी ग्रोथ को मनी सप्लाई अफेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मनी सप्लाई डाटा आर पब्लिश्ड बाय आरबीआई ऑन ए फोर्टनाइटली बेसिस। दूसरा है मनी सप्लाई अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, अफेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं ये जो मनी सप्लाई है दोस्तों, ये इसको मापा कैसे जाता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी, इसका एक फार्मूला है दोस्तों। वेलोसिटी ऑफ अगर मनी निकालना है तो आपको नॉमिनल जीडीपी निकालना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइड करना होगा मनी सप्लाई से। ठीक है दोस्तों, तो वेलोसिटी ऑफ ए मनी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे कि मेज़रमेंट ऑफ मनी सप्लाई, ये जो मनी की सप्लाई है इसको किस किस ढंग से और इसके क्या टर्म्स हैं, कैसे इसको मेज़र किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसी से रिलेटेड एक केस स्टडी आती है दोस्तों। तो इसमें है दोस्तों, इन इंडिया कॉमन मेजरमेंट जो है मनी का, वो चार तरह से किया जाता है, जिसको M1, M2, M3 और M4 बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, M4 बोलते हैं। अब M1 में क्या है दोस्तों, ये आगे हम बताएंगे अभी। M1 में करेंसी विथ पब्लिक होती है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम, और प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। ठीक है दोस्तों, ये तीनों M1 के कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है M2। ठीक है दोस्तों, M2 को M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस,
पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट को और M1 को ऐड कर देते हैं तो हमें M2 मिल जाता है दोस्तों। M3 के लिए दोस्तों M1 जो आया था उसमें टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम को ऐड कर देंगे तो M3 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब M1 को नैरो मनी भी कहते हैं और M3 को ब्रॉड मनी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन में आया है नैरो मनी किसे कहते हैं, तो आप इजीली लिख दें M1 जो है नैरो मनी है और M3 जो है ब्रॉड मनी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है M4 होता है दोस्तों M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों। सभी डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के लिए जाएंगे, केवल उसमें से एक्सक्लूड किया जाएगा NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को। ठीक है दोस्तों। तो कितने तरह के हो गए M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है दोस्तों। M1 में क्या क्या होता है, M1 में होता है करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम और प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI। ये तीन चीज़ें होती हैं M1 में दोस्तों। M2 क्या होता है दोस्तों, M2 होता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। ठीक है दोस्तों। M3 क्या होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम एंड M4 क्या होता है दोस्तों M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट NSC। तो NSC ऑल डिपॉजिट में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं कुछ पॉइंट है दोस्तों। करेंसी विथ पब्लिक इन सर्कुलेशन लेस कैश हेल्ड बाई बैंक। करेंसी विथ पब्लिक क्या होता है, करेंसी विथ पब्लिक करेंसी इन सर्कुलेशन मतलब करेंसी विथ पब्लिक किसको बोलते हैं, इक्वल टू करेंसी इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में जितनी करेंसी है उसमें से माइनस करेंगे लेस कैश हेल्ड बाय द बैंक। जो RBI ने करेंसी सर्कुलेशन में डाला है उसमें से माइनस कर दिया जाए क्या, जो कैश बैंक में हेल्ड है। ठीक है दोस्तों। सभी बैंकों के जो कैश हैं उसको माइनस कर दिया जाता है तो हमें करेंसी विथ पब्लिक मिल जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवर ड्यू फिक्स डिपॉजिट जो होता है, ओवर ड्यू हो गया मतलब ऑलरेडी उसकी मेच्योरिटी खत्म हो चुकी है उसको दोस्तों, जबकि वो टर्म डिपॉजिट था, लेकिन जैसे ही ओवर ड्यू हो जाएगा दोस्तों वो डिमांड डिपॉजिट में काउंट किया जाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान देना है। आगे है दोस्तों इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन इज इरोजन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इन्फ्लेशन है दोस्तों कि जब किसी भी चीज़ का रेट घट जाता है, वैल्यू मनी की घट जाती है, तब इन्फ्लेशन होता है दोस्तों। इससे क्या होता है, महंगाई आ जाती है दोस्तों। और इन्फ्लेशन हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव इफेक्ट। ठीक है दोस्तों। इसमें पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। अब निगेटिव क्या क्या होता है, निगेटिव से क्या होता है, इनस्टेबिलिटी आती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। रियल वैल्यू ऑफ मनी में इनस्टेबिलिटी आ जाती है। आज आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये में कितना सामान खरीद रहे हो, लेकिन अगर इन्फ्लेशन इसी तरह से रहा तो जितना सामान आज 100 रुपये में खरीद रहे हो उतना सामान खरीदने के लिए हो सकता है कल आपको 150 रुपये देने पड़े। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 100 रुपये की परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई। ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है हाई इन्फ्लेशन। पहले था निगेटिव एंड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाले में हाई इन्फ्लेशन अगर होगा शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि रेट कम हो गया, रेट कम हो गया तो लोग जो हैं क्या करेंगे, सामान को ज़्यादा खरीदने लगेंगे। और जब सामान को ज़्यादा खरीदने लगेंगे दोस्तों, आज हमें मान लीजिए कि 2 kg एप्पल में हमारा काम चलता था, जैसे ही इसका दाम कम हुआ तो हम सोचेंगे चलो 3 kg ले लें, 4 kg ले लें। ठीक है दोस्तों। तो अब क्या होगा, अभी सप्लाई तो प्रोडक्ट की उतना ही है, डिमांड बढ़ गया तो क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगा दोस्तों। जब शॉर्टेज हो गया तो क्या होगा, इसी को इन्फ्लेशन कहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब क्या क्या कॉजेज़ हैं इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन के 2 कॉजेज़ हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब ये दोस्तों डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड एक्सीड्स सप्लाई। जब हमारा डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, मान लिया सप्लाई 100 kg शुगर की है मार्केट में और जो पब्लिक का डिमांड है वो 150 kg है, तो क्या होगा दोस्तों, अब 50 किलो का शॉर्टेज हो गया। अब जब 50 किलो का शॉर्टेज हो गया तो लोग क्या करेंगे दोस्तों, आएंगे और ज़्यादा पैसा दे के
सामान लेना चाहेंगे, और जब ज़्यादा पैसा दे के सामान लेना चाहेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, जो सामान का शॉर्टेज हो जाएगा मार्केट में, और इसी को इन्फ्लेशन कहेंगे दोस्तों। अब आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, जो प्रोडक्शन है दोस्तों, मान लीजिए 1 लाख रुपए हम खर्च करते हैं, तो 1000 आइटम बना रहे हैं किसी चीज़ का, 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, 1 लाख आइटम बन रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया, तो अभी 1 लाख में क्या 1000 आइटम बन पाएंगे दोस्तों? कभी नहीं बन सकता। हो सकता है 900 ही आइटम बने, लेकिन अभी मार्केट में डिमांड क्या थी, 1000 से काम चल रहा था, अभी 900 सप्लाई हो रहा है, तो मार्केट में शॉर्टेज हो गया तो क्या होगा, जो सामान को लेने वाले हैं वो ज़्यादा पैसा दे के ख़रीदना चाहेंगे, और जब ज़्यादा पैसा दे के ख़रीदना चाहेंगे तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ख़रीद लेगा। फिर जो दूसरा आदमी आएगा जिसके पास कम पैसा है, तो मार्केट में उसको आइटम नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में उस प्रोडक्ट का शॉर्टेज हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सीधा देखें, कॉस्ट पुश मतलब जो प्रोडक्शन का कॉस्ट था गुड्स एंड सर्विसेज का, वो बढ़ गया दोस्तों, और जब बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम हुआ इसका मतलब शॉर्टेज हो गया गुड्स का, फिर क्या हो गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये था डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। डिमांड पुल मतलब डिमांड जो है वो खींच रहा है, वो शॉर्टेज कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, और इसमें कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, वो जो है गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई कम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आता है दोस्तों, देखें 2-3 पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लाया हूँ। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों? कोर इन्फ्लेशन होता है ड्यू टू कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स इज नोन एज कोर इन्फ्लेशन। अगर कोई भी इन्फ्लेशन कंज्यूमर सीपीआई की वजह से हो रहा है, तो उसे हम कोर इन्फ्लेशन कहेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वजह से कोई इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसको कोर इन्फ्लेशन करेंगे। और अगर होलसेल प्राइस की वजह से, ठीक है दोस्तों, होलसेल प्राइस की वजह से कोई इन्फ्लेशन आ रहा है तो उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। 2 तरह के हो गए। कोर इन्फ्लेशन क्या है, सीपीआई से, और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, डब्ल्यूपीआई से, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है दोस्तों। हमें लग रहा है आप अच्छे से समझ रहे होंगे दोस्तों, और ये सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जा रही हैं दोस्तों, तो इस पर अगर ध्यान देंगे तो हमें नहीं लग रहा कि आपको फिर से बुक्स खासकर इस यूनिट के लिए उठाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। मेज़र ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कैसे मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको इन्फ्लेशन डिनोट्स अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है दोस्तों। किसी जहाँ इन्फ्लेशन होगा तो किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं, जनरल लेवल का प्राइस बढ़ जाता है, और जो पैसा है उसकी वैल्यू घट जाती है दोस्तों। अब जनरल लेवल ऑफ प्राइस इज मेजर्ड बाई, देखें जनरल लेवल ऑफ प्राइस बढ़ गया, तो जो जनरल लेवल ऑफ प्राइस है वो कैसे मापा जाएगा, प्राइस इंडेक्स, ठीक है दोस्तों, प्राइस इंडेक्स से नापा जाएगा। और ये प्राइस इंडेक्स कैसे होता है, ये होता है अ प्राइस इंडेक्स इज वेटेड average of the price of a selected goods and services related to their price in the same designated base year, ठीक है दोस्तों। ये होता है, मान लिया हमने 2004 का बेस ईयर ले लिया सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई मापने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अब देखें, जो भी 2004 में दिया गया इन्फ्लेशन रेट या प्राइस, किसी गुड्स का प्राइस, ठीक है दोस्तों, तो उससे हम कंपेयर करेंगे आज के करंट को, करंट में उस गुड्स का प्राइस क्या है और कितना % अप हुआ है या डाउन हुआ है, तो उसी से दोस्तों हम लोगों को प्राइस इंडेक्स पता चल जाता है, ठीक है दोस्तों। जब वो प्राइस इंडेक्स पता चल जाएगा तो उसी से हम लोग इन्फ्लेशन पता कर लेंगे दोस्तों। जैसे देखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, प्राइस इंडेक्स ऑफ ए गुड्स इन जनवरी 2016 इज इतना, ठीक है, ठीक है, और प्राइस इंडेक्स ऑफ गुड्स इन जनवरी 2017 इतना हो गया दोस्तों। मतलब ये क्या, प्राइस इंडेक्स
पब्लिश कौन करता है? आरबीआई करता है, फोर्टनाइटली बेसिस पे करता है, ठीक है। तो ये प्राइस इंडेक्स आ गया। अब इसका इन्फ्लेशन कितना है, तो हमें जो करेंट है दोस्तों प्राइस वो लिखना है, हाँ। उसके बाद जो बेस ईयर में था, तो यहाँ बेस ईयर 16 था, तो ये लिख दिए, डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू 100 कर दिए, तो दोस्तों हमें मिल गया 4.09% इन्फ्लेशन है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। जो बेस ईयर है और जो करंट ईयर है दोस्तों, तो करंट ईयर में से बेस ईयर को, प्राइस इंडेक्स को घटा देंगे, फिर बेस ईयर से डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे दोस्तों, तो हमें मिल जाता है इन्फ्लेशन उस ईयर का, एक साल में कितना इन्फ्लेशन हुआ। ठीक है दोस्तों। अब डिफरेंट टाइप के प्राइस इंडेक्स भी हैं, उसमें से एक है होल सेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है दोस्तों। दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी जो CSO है दोस्तों, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये जो CSO है दोस्तों, इंफॉर्मेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मंथली बेसिस पे पब्लिश करता है। उसी से हम लोग को ये पता चलता है कि अभी महंगाई क्या चल रही है। ठीक है दोस्तों। RBI हैज़ adopted CPI as a key measure of inflation since अप्रैल 2014। इससे पहले WPI होता था। ठीक है दोस्तों। तो 2014 अप्रैल से अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेजरमेंट करने के लिए, इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए CPI को 2014 से लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा समय कम था तो देख नहीं पाया। गूगल में आप सर्च करेंगे प्रेजेंटली बेस ईयर क्या लिया, पहले 2004 था, फिर 2014 हुआ, इस समय क्या है दोस्तों, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको फिर से देख के केस स्टडी में आपको बताएंगे। उसके बाद है दोस्तों GDP डिफ्लेटर। ये क्या होता है दोस्तों? ये GDP डिफ्लेटर होता है दोस्तों कि GDP डिफ्लेटर इज ए मेजर ऑफ द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों। कि अभी जैसे कोई नया प्रोडक्ट बनाया गया दोस्तों, तो उसकी प्राइस क्या रखी जाए, तो उसको मापने के लिए दोस्तों हम लोग GDP डिफ्लेटर का यूज़ करते हैं। तो उसमें ये कंपेयर किया जाता है दोस्तों कि बेस ईयर में क्या था, उसका नॉमिनल GDP क्या था और रियल GDP क्या था। ठीक है दोस्तों। तो GDP डिफ्लेटर इस तरह से निकाला जाए। इसके लिए हम केस स्टडी भी लेके आएंगे दोस्तों, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस केवल यहाँ ये ध्यान दीजिए कि GDP डिफ्लेटर किसके लिए यूज होता है, जो नए डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसका प्राइस क्या होगा, प्रेजेंट में उसका प्राइस क्या होगा, इसको मेजर करने के लिए GDP डिफ्लेटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, और इसके आगे अब हम लेके आएंगे इस चैप्टर पे केस स्टडी मनी सप्लाई में और GDP डिफ्लेटर पे। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अपनी स्टडी चालू रखें, 1-2 घंटा एक्स्ट्रा दे दो दोस्तों, अभी 10 दिन ही बचे हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।